ओके, सो गुड आफ्टरनून अगेन एवरीवन। और जैसे कि आप लोगों ने रिप्लाई किया इसका कि क्लासेस भी बहुत अच्छी थी और आप सभी ने प्रैक्टिस भी किया, और अभी भी प्रैक्टिस जारी है। आप लोग HTML CSS और बूटस्ट्रैप की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम आज ज्वाइन कर रहे हैं ये वाला वर्कशॉप? इससे पहले उन्होंने HTML जो हमने लास्ट वीक वर्कशॉप किया था वो ज्वाइन नहीं किए थे? टाइप आई जिन्होंने फर्स्ट टाइम किया। ओम शर्मा, ओके। और कोई? एल साहू, ओके। ओके, और कोई नहीं है ना अभी न्यू में? ठीक है। तो वो मेंबर्स जो कि पहले के वर्कशॉप नहीं अटेंड किए थे या फिर वो पूरी तरह प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे, वो रेफरेंस के लिए हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं solutionexpo.in। और जो पुराने रिकॉर्डिंग्स हैं हमारे लास्ट वर्कशॉप के, उनको देख सकते हैं यहाँ पे जा करके। वेबटेक बिगनर्स वर्कशॉप, ठीक है। यहाँ पे आपको ये डे 1 और डे 2 दोनों ही वर्कशॉप के रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे, और आगे चल करके आज के और कल के रिकॉर्डिंग भी मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं बेसिक चीजें, तो आप इस वर्कशॉप को भी फॉलो कर सकते हैं, वर्डप्रेस वर्कशॉप। इसमें भी जो हमने वर्कशॉप किया था उसकी सारी रिकॉर्डिंग यहाँ पे है, ठीक है। और इसी तरह से प्रोग्रामिंग की बेसिक सीखना है, लॉजिक बिल्डिंग सीखना है, तो आप ये वाला कोर्स फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको प्रोग्रामिंग की बेसिक सीखनी है, बिल्कुल भी नहीं आता है तो, ठीक है। ये जो कोर्स है प्रोग्रामिंग मास्टरी एंड लॉजिक बिल्डिंग, वो सी लैंग्वेज में है, ठीक है। अब ठीक है, तो सिर्फ 2 लोग अभी न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है। तो हमको एक बार वर्कशॉप का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये जो वर्कशॉप है वो 4 डेज का वर्कशॉप है, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, और हमने 2 दिन का वर्कशॉप कवर कर चुके हैं, HTML CSS सी एंड बूटस्ट्रैप के क्लासेस, राइट। और आज है PHP का, जहाँ पे हम सीखेंगे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज PHP, ठीक है। और कल PHP के एडवांस लेवल में जा करके MySQL भी सीखेंगे, और MySQL के साथ PHP का कनेक्शन, जिससे कि हम DB के साथ डेटा फैच एंड स्टोर कर सकें। ओके, सो प्लीज बी हम्बल, फोकस्ड एंड एक्टिव। ओके एवरीवन, गिव मी a yes. ओके, गुड। नाउ एक ये चीजें आप लोग हमेशा याद रखना। द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ सीड वाज 20 years ago, एंड द सेकंड बेस्ट टाइम इज टुडे, इज नाउ। ओके, अब जो भी चीजें सीख रहे हो, जैसे कि अभी आप अपने ऊपर टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने एफर्ट्स को इन्वेस्ट कर रहे हो वेब टेक्नोलॉजी सीखने में, राइट। HTML CSS बूटस्ट्रैप एंड नाउ PHP MySQL, ठीक है। इसी तरह से नई नई चीजें सीखते रहो। ओके, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि आप किसी भी डिवाइस से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, आप अपने डिवाइसेस को, मोबाइल को, लैपटॉप को, बाइक को अपडेट करने में जो पैसे खर्च करते हो, उससे कहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो अपने ऊपर, ताकि आप अपडेटेड रह सको। क्योंकि खुद अपडेटेड रहोगे, खुद के ऊपर जितने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे, वही आगे चल करके काम आने वाली है। जो आपके डिवाइसेस है वो तो कल फिर से अपडेटेड हो जाएंगे, फिर से आपको उसके ऊपर खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन आप जो खुद को अपडेट करोगे वो हमेशा के लिए रहेगा, राइट। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप सब लोग खुद को अपडेट करने में अपना टाइम, अपना एफर्ट इन्वेस्ट कर रहे हो कि नहीं? ओके, और कैसे कर रहे हो? गिव मी आई
टाइप आई इन द चैट बॉक्स अगर आप लोग सच में अपने टाइम को एफर्ट को इन्वेस्ट कर रहे हो खुद को अपडेट करने में। सैल, आकाश, सोनी, स्मृति, ओके, और भी लोग हैं, राकेश, राहुल, ओम शर्मा, अपडेट और सेल्फ यू सर, ओके, रामचरण, शिक्षा, भगवती, ममता, गुड, वेरी गुड एवरीवन। तो यही सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, और भी बहुत सारे लोग हैं, सबके रिप्लाई आ रहे हैं। ओके, बेस्ट विशेस फॉर यू ऑल। आप लोग इसी तरह से खुद को अपडेट करते रहो। तो आज हम बात करने वाले हैं पीएचपी के बारे में। ओके, सो एक्साइटेड एवरीवन? चलो स्टार्ट करते हैं। तो पीएचपी जो है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की। और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर किस तरह से वर्क करता है? आप जो भी वेबसाइट, जो इंटरनेट रन करते हो अपने कोई भी डिवाइस के अंदर, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गए या फिर डेस्कटॉप हो गए, ठीक है, किसी भी डेस्कटॉप में आप इंटरनेट ओपन कर रहे हो तो एज अ रिक्वेस्ट वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर आपको रिस्पॉन्स देता है। और इसी तरह से आपका इंटरनेट वर्क करता है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब यहाँ पे आपके जो लैंग्वेजेस है, जो जो आपने सीखा और सीखने वाले हैं, वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? इसके लिए आप लोग ये वाला डायग्राम देख सकते हैं। आपका जो भी डिवाइस है वो है क्लाइंट, जो एज ए यूआरएल रिक्वेस्ट भेजता है लाइक solutionexpo.in। तो जैसे ही वो सर्वर के पास पहुंचता है थ्रू द इंटरनेट, और सर्वर आपको रिस्पॉन्स भेजता है किस फॉर्मेट में? कुछ कोड्स होते हैं, राइट, जो कि आप लिखे हुए होंगे, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट। ये सारे हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जो कि ब्राउजर के अंदर रन होते हैं, जिससे कि हमको एक वेब पेज दिखता है। लेकिन यहाँ पे PHP एग्जिस्ट कहाँ पे कर रहा है? वो एग्जिस्ट करता है यहाँ पे सर्वर के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये कभी भी क्लाइंट साइड में रन नहीं होगा। इसको हम बोलेंगे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो जैसे ही हमने रिक्वेस्ट भेजा तो सर्वर के पास कुछ स्क्रिप्ट रन होंगे, जिससे कि हमको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा प्रॉपरली। जैसे हम कोई डेटा देखना चाहते हैं, लाइक आपके पास एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है या फिर एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आप वो सारे डेटा देखना चाहते हो जो सर्वर के अंदर है। वो स्टूडेंट की लिस्ट देखना चाहते हो जो एक पर्टिकुलर क्लास में रहते हैं। तो ये जो रिक्वेस्ट है उसके साथ एक क्वेरी आएगी, राइट, जो सर्च करेगा आपके क्लास के अकॉर्डिंग उन स्टूडेंट्स को। तो उसके लिए हमको हेल्प करता है पीएचपी उस क्वेरी को रन करने के लिए। और सर्वर फिर पीएचपी के थ्रू हमको कुछ रिस्पॉन्स बना के देगा। वो जो रिस्पॉन्स होगा वो हमेशा HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जो जो क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस हैं उनके फॉर्मेट में ही एज अ रिस्पॉन्स सेंड होगा क्लाइंट को, ठीक है। इसको इजीली समझने के लिए हम एक रियल टाइप एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप एक रेस्टोरेंट में गए हैं, ठीक है, वहां जा करके आप एज अ क्लाइंट बैठ गए और आपने वहां पे रिक्वेस्ट किया कि मुझे सपोज कोई भी डिश चाहिए करके, ठीक है, कोई भी डिश हो सकती है। आपने वो रिक्वेस्ट भेजा। वो रिक्वेस्ट किसके थ्रू जाएगा? एक वेटर के थ्रू। तो वेटर जाएगा सर्वर के पास। सर्वर कौन है? वो किचन जहाँ पे आपका जो डिश है वो बनने वाला है, ठीक है, यहाँ पे प्रिपेयर होगा। और जो भी आपने रिक्वेस्ट भेजा उसके बेसिस पे फिर वेटर सर्वर से आपके पास उस रिस्पॉन्स को लेकर के आएगा और क्लाइंट को सर्व करेगा। ओके, तो अब आप लोगों को क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। गिव मी ए यस। यस, 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 ओके, वेरी गुड। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पीएचपी के बेसिक से पूरी तरह।
तो सबसे पहले जान लेते हैं पीएचपी है क्या। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला ओपन सोर्स सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है एक्चुअल में। और इसके जो स्क्रिप्ट्स है, पीएचपी के कोड है, वो हमेशा सर्वर में ही एग्जीक्यूट होते हैं। ओके, इसीलिए ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और इसके थ्रू हम डायनेमिक वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, वेब पेज के अंदर डायनेमिक कंटेंट शो कर सकते हैं। और ये बेसिकली काम करता है वो फाइल्स जो सर्वर में एग्जिस्ट करते हैं उनके साथ CRUD ऑपरेशन करने के लिए, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, राइट, जो भी करना है आपको, वो सारे फाइल हैंडलिंग वाले ऑपरेशंस आप पीएचपी के थ्रू सर्वर में कर सकते हैं। ठीक है। उसी तरह से अगर आपके पास एक डेटाबेस है, वो डेटाबेस हो सकता है MySQL में या फिर कोई भी डेटाबेस हो, उसके साथ कनेक्ट करके पीएचपी आपको हेल्प कर सकता है डेटा कलेक्ट करने में एंड उस डेटा को मॉडिफाई करने में, ऐड करने में, डिलीट करने में, जिससे कि आप प्रॉपर डेटाबेस को मेंटेन कर सकें। ओके, तो ये जो पार्ट है डेटाबेस के साथ कनेक्शन एंड फाइल हैंडलिंग, वो हम कल देखने वाले हैं एज एडवांस पीएचपी। ठीक है, आज हम सिर्फ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे इनके। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं पीएचपी का सेटअप कैसे किया जाए, इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो सबसे पहले ऐसा कोई होस्ट जरूरी है जिसमें आपका पीएचपी एंड माइस्क्वेल सपोर्ट करता हो। लाइक जैम सर्वर हो सकता है, वैम सर्वर हो सकता है। मैं अभी के लिए जैम सर्वर इंस्टॉलेशन आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके लिए आप जा सकते हो इस यूआरएल पे। ओके, यहाँ पे आपको जैम सर्वर का सेटअप मिल जाएगा। जो डायरेक्ट यूआरएल पे नहीं जा सकते वो सर्च कर सकते हैं जैम सर्वर डाउनलोड। ठीक है, गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको फर्स्ट यूआरएल अपाचे फ्रेंड का इस तरह से मिल जाएगा। यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज है तो वो कौन सा वर्जन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप डाउनलोड कर लेना। ओके, तो यहाँ पे हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग इस जैम सर्वर को डाउनलोड करेंगे। मैं ये लिंक आप लोगों को देता हूँ अभी चैट बॉक्स में। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों का काम यही है, इसको सेटअप करो। ये भेज दिया मैंने जैम सर्वर का सेटअप का लिंक। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड करो। और दूसरा चीज चाहिए हमको एक एडिटर जिससे कि हम अपनी कोडिंग कर सकें। तो उसके लिए आप वैसे तो नोटपैड भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो आपके कोड को प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरा सजेशन है सबलाइम टेक्स्ट या फिर विजुअल स्टूडियो कोड का यूज करें। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड के लिए आपके पास आपको जाना होगा इस यूआरएल पे, या फिर आप इसके लिए भी गूगल सर्च कर सकते हैं, लाइक विजुअल स्टूडियो कोड। आपको फर्स्ट में ही डाउनलोड लिंक मिल जाएगा इस तरह से, और आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ भी डाउनलोड कर सकते हैं। 64 बिट, 32 बिट सभी के लिए अवेलेबल है। ओके, तो इसका भी लिंक मैं आप लोगों को देता हूँ। ओके, तो जैसे ही ये डाउनलोड होता है और आपको सेटअप करना है, ठीक है, तो डाउनलोड पे लगा दीजिए। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सेटअप के टाइम पे आप लोगों को क्या क्या करना होगा। लाइक जैम सर्वर इंस्टॉलेशन करना है तो उसके लिए ये सारी चीजें चेक्ड होंगी। ठीक है, तो आप सारी चीजें चेक करके भी डाउनलोड कर सकते हो। वैसे लास्ट की ये जो दो चीजें हैं उनकी आपको जरूरत नहीं होगी, उसी तरह से कुछ कुछ चीजें हैं, बट अभी के लिए आप सारी चीजें चेक्ड रहने दो और नेक्स्ट करो। और दूसरी चीज केयर करना है, ये जो पाथ शो होगा ना, इसको हमेशा याद रखना, क्योंकि यहीं पे ही हमारा वेबसाइट होस्ट होगा। ओके, तो ये मोस्टली सबके में बाय डिफॉल्ट सी के अंदर, जैम फोल्डर के अंदर ही इंस्टॉल होता है, लेकिन बस उसको एक बार चेक कर लेना कि यही है या फिर कोई दूसरा है। ओके, तो अभी मैं आप लोगों को 10 मिनट्स देता हूँ, ये दोनों चीजें सेटअप करो जल्दी से अपने सिस्टम में, और चैट पे आकर के डन टाइप करो। ओके,
अब जब सभी के सेटअप हो चुके हैं, एनवायरनमेंट सेटअप, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस लोकेशन को देखो जहाँ पे आपने जैम सर्वर इंस्टॉल किया। ठीक है, वो कहाँ पे था, सी के अंदर जैम फोल्डर, राइट। तो ये फोल्डर आप सभी के पास बना होगा। आपको जो प्रोजेक्ट बनाना है वो होना चाहिए आपके htdocs के अंदर। ठीक है, लेकिन इसके पहले हम सबसे पहले चलते हैं कंट्रोल पैनल में हमारे जैम सर्वर के। तो यहाँ पे सर्च किया मैंने, जैम ओपन किया, तो ये हमारे जैम सर्वर का कंट्रोल पैनल। ओके, और यहाँ पे हमको दो चीजें इंस्टॉल्ड दिखेगी, अपाचे एंड माइस्क्ल। आप सभी के पास इंस्टॉल्ड होगा। और जब भी हम कोई प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे, उसको रन करना चाहते हैं, तो उसके पहले हम इन दोनों को स्टार्ट करेंगे। ओके, जिससे कि हमारा होस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही ये सक्सेसफुली स्टार्ट होता है तो इसका जो कलर है वो ग्रीन दिखता है हमको इस तरह से। फिर हम चाहे तो जो सर्वर है उसका एडमिन डैशबोर्ड इस तरह से देख सकते हैं, जो कि लोकल होस्ट के अंदर डैशबोर्ड पेज रन होता है। रागनी को स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, और कोई है क्या जिनको स्क्रीन शो नहीं हो रहा है अभी? हो रहा है, ओके। रागनी, ये आपके इंटरनेट इशू हो सकता है, आप फिर से रिज्वाइन कर लो। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम अपने जैम सर्वर का, अपाचे सर्वर का डैशबोर्ड देख सकते हैं। इसी तरह से हम अगर चाहें तो अपने माई एसक्यूएल सर्वर का भी डैशबोर्ड देख सकते हैं। ठीक है, इसका जो यूआरएल है वो इस तरह से शो होगा, लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन, php माई एडमिन। ठीक है, ये आपका php सर्वर को शो करता है, और इसके अंदर कौन कौन से डेटाबेस बने हुए हैं उन सभी को यहाँ पे शो करता है। ओके, तो ये रहा बेसिक। अभी हम बात करते हैं कि हम जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो कहाँ पे बनाएंगे। उसके लिए हमको जाना होगा सी के अंदर जैम फोल्डर, उसके अंदर htdocs फोल्डर। ठीक है, यहाँ पे आपको बस एक नया फोल्डर क्रिएट करना है जो कि आपके प्रोजेक्ट के नेम के हिसाब से होगा। लाइक मेरा प्रोजेक्ट है PHP प्रोजेक्ट। ठीक है, बस अभी के लिए मैं ये टेस्ट प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, PHP प्रोजेक्ट। तो एक फोल्डर बनाया, इस फोल्डर को मैं ओपन करूंगा अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, इसके लिए जाता हूँ ओपन फोल्डर, एंड ये जैम तो पहले से ही लोकेशन है मेरे पास। इसके अंदर htdocs, इसके अंदर है PHP प्रोजेक्ट। सेलेक्ट करना है फोल्डर को। अब PHP प्रोजेक्ट फोल्डर यहाँ पे ओपन दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर एक भी फाइल नहीं है, राइट। तो मैं यहाँ से एक नया फाइल क्रिएट कर सकता हूँ। न्यू फाइल क्रिएट किया मैंने, इसको दूंगा इंडेक्स डॉट नॉट HTML। ठीक है, HTML आपके HTML पेज के लिए होगा, हम बना रहे हैं PHP का पेज। ठीक है, तो इंडेक्स डॉट PHP। ओके, तो इस तरह से हमने एक फाइल क्रिएट किया। इसी तरह से अगर अगर आप लोग नॉर्मल नोटपैड यूज कर रहे हो तो नोटपैड में भी सेव एज करके कर सकते हो। इसको बस आपको सेव एज करके उस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, और फोल्डर के अंदर जा करके आप दोगे index.html। ठीक है, इसको सेव करोगे तो वो सेम इसी तरह से सेव होगा। ओके, तो अब जल्दी से कंफर्म करो कि किसका किसका इतना हो चुका है। एक फाइल बन चुका है htdocs के अंदर, एक फोल्डर, उसके अंदर एक फाइल index.html। इसके अंदर होगा हमारा सबसे पहला प्रोग्राम। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम होगा उसका आप लोग सिंटेक्स इस तरह से देख सकते हो। index.php फाइल, इसके अंदर नॉर्मल जो HTML फाइल बनाते हैं हम लोग उसी तरह से ही होगा। देखो HTML टैग है, उसके अंदर बॉडी है, उसके अंदर में एक हेडर है। ठीक है,
नॉर्मल सेम HTML की तरह ही है, बट यहाँ पे एक नया टैग मिलता है हमको PHP के लिए, वो है इस तरह से, ओके, क्वेश्चन मार्क एंड PHP। इसके अंदर हम सारे PHP के कोड लिखेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ सर्वर साइड में एग्जीक्यूट होंगे। हाँ, वो हम करने वाले हैं, तो अभी मैं बस दिखा रहा था आप लोगों को। अब यहाँ पे टाइप करते हैं। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले HTML टैग, ओके, इसके अंदर बॉडी टैग, और टेस्टिंग के लिए हम बस बना लेते हैं एक हेडर, ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, ओके। इसको मैंने किया सेव। अब क्योंकि हमारा ये जो सर्वर है वो स्टार्टेड है, राइट, दोनों ही रन हो रहे हैं, इसलिए जैसे ही मैं लोकल होस्ट करके एक यूआरएल टाइप करता हूँ, लोकल होस्ट स्लैश उस फोल्डर का नाम जिस फोल्डर में आपका वेबसाइट अभी है, वो फोल्डर कौन सा है जो हमने अभी क्रिएट किया, PHP प्रोजेक्ट, राइट। तो जैसे ही हम इस यूआरएल में जाएंगे तो हमारा जो index.html पेज है वो इस तरह से एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अभी आप इस कोड में देख सकते हो कि मैंने PHP का एक भी टैग यूज नहीं किया है, PHP का कोई भी कोड नहीं है, ये नॉर्मल HTML पेज ही है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक PHP का लाइन लिखते हैं यहाँ पे, PHP स्मृति को स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, अच्छा बाकी लोगों को हो रहा है ना, या फिर सेम प्रॉब्लम? ओके, ठीक है, आप एक बार रीज्वाइन करके चेक कर लो, बाकी सबको शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने नॉर्मल HTML पेज ही बनाया, उसके अंदर PHP का कोड लिखेंगे तो उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये है उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इस बीच हम पूरा PHP का कोड लिखेंगे, लाइक एको, और इसके अंदर हम लिखेंगे कुछ टेक्स्ट, दिस इज PHP कोड, ठीक है, सेव किया। अब रिफ्रेश करते हैं इसको, तो इस तरह से दिस इज PHP कोड शो होने लगा है। अब हम एक बार चेक करते हैं कि ये जो शो हो रहा है ये कौन सा डिवीजन है। एक बॉडी टैग बना हुआ है, बॉडी टैग को ओपन किया तो H1 टैग के अंदर में ये टेक्स्ट है जो कि हमने क्रिएट किया था HTML में, बट यहाँ पे देखो हमको PHP का टैग नहीं दिख रहा है, राइट। क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ आउटपुट दिख रहा है, जो कि एको कीवर्ड की मदद से हम अगर कुछ आउटपुट देना चाहते हैं जो कि ब्राउजर में शो हो, उसी लिए यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि PHP के अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे वो हाइड रहेगा ब्राउजर से, वो कभी भी ब्राउजर में लोड नहीं होगा, सिर्फ उनको आउटपुट दिखेगा, वो आउटपुट जो कि हम PHP के थ्रू शो करना चाहते हैं। इसीलिए ये एक स्क्रिप्टिंग, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि सर्वर साइड में रन होता है और ब्राउजर पे हमको सिर्फ और सिर्फ आउटपुट मिलेगा, ओके। तो फर्स्ट प्रोग्राम किसने किसने रन कर लिया, टाइप आई, ओ शो द कोड, ठीक है, ये रहा मेरा कोड, आप लोग इसको देखो और सिंटेक्स देखते रहना। यहाँ पे PHP के लिए बस एक ही लाइन लिखा है मैंने, बस उतना ही करना है अभी के लिए, फिर हम PHP में थोड़ा और डिप जाएंगे अभी।
अच्छा, जिनका जिनका होते जा रहा है फर्स्ट प्रोग्राम रन, टाइप आई। ओके, जिससे कि मुझे समझ में आ जाए कि सबका हो रहा है धीरे धीरे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर पीएचपी फाइल को रन कैसे किए? देखो, स्टेप्स बताता हूं मैं। सबसे पहले आपका जो जैम्प सर्वर है या फिर जो भी सर्वर आप यूज करते हो वो स्टार्टेड होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों को मैंने स्टार्ट करके रखा हुआ है, इसलिए ग्रीन शो हो रहा है, ठीक है। दूसरा स्टेप, आपको क्या करना है, एच टी डॉक्स के अंदर, जैम के अंदर एच टी डॉक्स, उसके अंदर आपको एक फोल्डर बनाना है जो फोल्डर होगा आपका न्यू प्रोजेक्ट। तो उसको आप प्रॉपर नेम दीजिए, और इसी के अंदर बनेगा हमारा इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल, ठीक है। तो ये मैंने index.php फाइल यहाँ से क्रिएट किया और इसको इस तरह से पीएचपी कोड में लिखा। अब क्या करना है, हमको सिर्फ ब्राउजर पे जाना है और टाइप करना है लोकल होस्ट। ये लोकल होस्ट हमारे इस ये जो सर्वर है उस तक पहुंचता है। उसके बाद फिर हम देंगे उस फोल्डर का नेम जिस फोल्डर में हमारा index.php फाइल एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो जैसे ही उस फोल्डर का नेम दिया यूआरएल में, रन किया, तो वो जो पीएचपी फाइल है वो एग्जीक्यूट होकर के हमको ब्राउजर में शो होगा। गॉट इट। अब सभी लोग जल्दी से प्रैक्टिस करो। ओम का हो चुका है, डन। अच्छा, जिनका भी सेटअप नहीं हुआ होगा, प्रैक्टिस करते नहीं बनता है, उनको आगे के ट्यूटोरियल के लिए तो हम ओपन करने ही वाले हैं W3 स्कूल, ठीक है। तो सेम आप लोग सर्च कर सकते हो गूगल पे पीएचपी ट्यूटोरियल। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन कंपाइलर है जो कि पीएचपी को रन करके हमको शो करेंगे। तो वो उनमें से एक है W3 स्कूल के। इसमें आप ट्राई इट के अंदर जा करके रन करके देख सकते हो। ये देखो, सेम टाइप का ही प्रोग्राम है, छोटा सा। इसके अंदर बस एक लाइन लिखा हुआ है। इसको रन करने से हमको इस तरह से पीएचपी कोड रन होके शो हो रहा है। अच्छा, जिनको भी कोड शो करना है, मतलब शो कोड कोड शो करने के लिए बोल रहा है, वो लोग प्लीज आप लोग W3 स्कूल ओपन कर लीजिए, और इसमें ना ये जो होम है या फिर इंट्रो फर्स्ट प्रोग्राम कोई भी हो सकता है। चलो होम को ही ओपन करके देखते हैं। होम में ये सबसे पहला प्रोग्राम है, इसको एग्जीक्यूट कर लीजिए आप लोग। इतना करोगे तो आप लोगों को फर्स्ट प्रोग्राम रन करने वाला एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ठीक है। फीलिंग ऑसम, अच्छा लग रहा है। हाँ, हमेशा खुशी होती है फर्स्ट प्रोग्राम रन करने से। और ऐसी ही खुशी हमेशा आप लोगों को मिलती है जब आप अपने खुद के लॉजिक्स लगाते हो। तो ऐसी खुशी को ना हमेशा याद रखना। ये आपका कोडिंग में जो इंटरेस्ट है, जो पैशन है, वो कभी भी कम होने नहीं देगा, ठीक है। तो छोटे छोटे प्रोग्राम से खुश होते रहो, जिससे कि आपका कोडिंग की जो क्रिएटिविटी है, पैशन है, वो कभी भी कम नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम इसी का यूज करते हैं, W3 स्कूल ट्यूटोरियल। आगे बढ़ने के लिए, जैसे कि हमने इंस्टॉलेशन तो कर ही लिया, एक बार बात करते हैं सिंटेक्स के बारे में, ठीक है। तो ये जो सिंटेक्स है पीएचपी का, वो इस तरह से स्टार्ट होता है, जो कि अभी अभी आपने देखा, क्वेश्चन मार्क एंड पीएचपी, और एंड होता है क्वेश्चन मार्क के साथ ही, ठीक है। ये टैग हो गया। अब आपका जो फाइल है वो बाय डिफॉल्ट php.php एक्सटेंशन होना चाहिए, तब ये एज अ पीएचपी प्रोग्राम रन होता है। इसके अंदर HTML टैग्स भी आप यूज कर सकते हो, जो कि नॉर्मल HTML की तरह ही रन होते हैं ब्राउजर में। और दूसरी चीज, आपके जो प्रोग्राम है उसमें कैश सेंसिटिविटी सिर्फ और सिर्फ पीएचपी के जो स्पेशल कीवर्ड्स है उसके अंदर अप्लाई होगा। लाइक अगर आप अगर आप बात करें इफ, एल्स, व्हाइल, इको, इन सब की, ठीक है। तो ये जो कीवर्ड्स है
वो आपको इस तरह से केस सेंसिटिविटी नहीं देंगे। ओके, जैसे कि हमने यही कीवर्ड यूज किया एको, इसको हम इस तरह से कैपिटल में कैपिटल एंड स्मॉल दोनों मिक्स करके चेक कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि सभी के आउटपुट एक ही जैसे है, राइट, मतलब कि केस सेंसिटिविटी यहाँ पे नहीं है। ओके, तो जो जो PHP के कीवर्ड्स है वो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, आप लोग इनको इस तरह से यूज कर सकते हैं। बट जो आप लोग वेरिएबल्स क्रिएट करोगे, ओके, लाइक इस तरह से आपने वेरिएबल क्रिएट किया एक कलर, ठीक है, उस ये जो स्ट्रिंग वेरिएबल है एक स्ट्रिंग कंटेन करके रख रहा है रेड, तो ये जो कलर वेरिएबल है उसको हम इस तरह से देखते हैं, कैपिटल और कैपिटल एंड स्मॉल मिक्स। तो आप लोग देख सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट में सपोर्ट कर रहा है, बाकी दो में सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इनके जो केस है वो बिल्कुल अलग है, लोअर एंड कैपिटल केस दोनों मिक्स हो चुके हैं, इसलिए ये सपोर्ट नहीं कर रहा। तो जो आपके वेरिएबल्स है वो बिल्कुल केस सेंसिटिविटी सपोर्ट करते हैं, इतना आप लोग PHP में याद रखना, ठीक है। सिंटेक्स के लिए अब बात करते हैं कमेंट कोड की। आप अपने कोड में जहां भी कमेंटेड लाइन लिखना चाहते हो उसके लिए अगर सिंगल लाइन है तो इस तरह से यूज करेंगे // और अगर मल्टीपल लाइन है तो उसके लिए यूज कर सकते हैं इस तरह से स्लैश एंड एस्ट्रिक। तो इस तरह से आप कमेंटेड कोड का यूज करके अपने प्रोग्राम को मोर रीडेबल बना सकते हैं। और अगर मल्टीपल लाइंस है, कुछ ऐसे फंक्शंस है जो कि यूज नहीं हो रहे हैं, तो उनको कमेंट करके रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। ओके, अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो आप सभी लोगों को पता है वेरिएबल का बेसिक्स, क्योंकि आप सभी लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से है, कभी ना कभी किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वर्क किए हैं, राइट। तो इतना पता होगा कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो कंटेनर होते हैं जिसमें हम कुछ चीजें रख सकते हैं, लाइक कोई भी डेटा हो सकता है, आपका इंटीजर वैल्यू हो सकता है या फिर कोई स्ट्रिंग हो सकते हैं, जिनको ये जो वेरिएबल है वो कंटेन करके रखता है। तो इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं एक जो वेरिएबल बनाया। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं सिंटेक्स की। तो कोई भी वेरिएबल जो हम बनाएंगे वो $साइन के साथ ही बनता है PHP के अंदर, ठीक है। $साइन यूज किए, फिर आपके वेरिएबल का नेम होगा और उस वेरिएबल में इक्वल करके हम एक वैल्यू असाइन करेंगे, लाइक ये है एक स्ट्रिंग हेलो वर्ड करके। तो इसलिए ये जो txt वेरिएबल है वो हेलो वर्ड एज अ स्ट्रिंग वेरिएबल एक स्ट्रिंग कंटेन करके रख रहा है। इसको ट्राई करते हैं। चलो, प्ले इट। तो वेरिएबल के जो बेसिक सिंटेक्स है, वेरिएबल नेम कैसे रखा जाए, वो आप लोग यहाँ से बेसिक चीजें पढ़ सकते हैं। $साइन का यूज करते हैं, उसके आगे नेम होता है, वो जो नेम है उसमें आप कोई स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते, अल्फा न्यूमरिक यूज करेंगे, नंबर्स यूज करेंगे, ठीक है, और अंडरस्कोर यूज करेंगे, जिससे कि आपका जो वेरिएबल नेम है वो प्रॉपर बनेगा। ओके, तो एक वेरिएबल बना करके देखते हैं यहाँ पे हम, लाइक PHP के अंदर मैंने लिखा एको। अब इसी एको के अंदर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा और ये बनाया मैंने $साइन फर्स्ट वेरिएबल, ठीक है। तो ये हमारा बन गया फर्स्ट वेरिएबल। फर्स्ट वेरिएबल में हम डेटा रखते हैं स्ट्रिंग, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। ओके, इस वेरिएबल को हमको प्रिंट करना है एको के अंदर, ठीक है। अच्छा, किसी का डाउट था कि एको क्यों यूज करते हैं करके,
तो इसका जो यूज है वो प्रिंट की तरह ही है। आप नॉर्मली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रिंट ऐप या फिर प्रिंट यूज करते हैं डेटा शो करने के लिए। ये भी बिल्कुल उसी तरह से ही यूज होता है ताकि ये ब्राउजर के अंदर डेटा को शो कर सके। ठीक है, तो एज अ HTML ये शो करने के लिए यूज होता है। इसी तरह से हम प्रिंट का भी यूज करते हैं, तो थोड़ी देर में हम एको एंड प्रिंट दोनों के बीच में डिफरेंस भी जानेंगे। अभी हम ये जो वेरिएबल है इसको शो कराना चाहते हैं यहाँ पे, तो एक बार ट्राई करते हैं इसको नॉर्मली यहाँ पे इस तरह से लिखने का। ठीक है, सेव किया मैंने। अब चलते हैं हमारे ब्राउजर पे। ये रन हो रहा है लोकल होस्ट प्रोजेक्ट। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अभी आया एरर। एरर है कि सिंटैक्स एरर। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड इको, मतलब कि ये जो तरीका है हमारे वेरिएबल को शो करने का वो थोड़ा गलत है, इसको किसी अलग तरीके से शो करना चाहिए करके, राइट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो वेरिएबल है वो कैसे शो हुआ है। उसके बाद ही अपने प्रोग्राम में इसी तरह का सिंटैक्स यूज कर सकते हैं। लाइक ये पहले इस स्ट्रिंग को क्लोज कर रहा है जो कि एको हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका वेरिएबल प्रिंट हो रहा है। तो इसी तरह से ही हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। अब इसको पहले मुझे करना है क्लोज, और इससे कॉन्कैटिनेट करने के लिए डॉट यूज करते हैं, जिससे कि ये वाला स्ट्रिंग हमारे इस स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ कॉन्कैट हो जाए, जिससे कि ये दोनों साथ में शो होंगे। ओके, इसी तरह से मैं इधर एक बार कॉन्कैट करता हूँ, दिस इज एंड। ओके, बस फुल स्टॉप लगा दिया ताकि हमको पता चले। लेट्स रिफ्रेश। अच्छा, ये जो फुल स्टॉप था हमारे प्रोग्राम का वो मिसिंग था, राइट। तो हर एक प्रोग्राम में जो सेमी कॉलन है वो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता ही है। ये एक्चुअल में एरर था अभी के लिए। अब हम इसको सेव करते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं, ये शो हो गया कॉनकैट होकर के दोनों के दोनों वेरिएबल्स, इको का जो स्ट्रिंग था वो और हमारे वेरिएबल स्ट्रिंग इस तरह से। ठीक है, अब एक बार चेक करते हैं कि जो मैंने पहले सिंटैक्स लिखा था वो भी तो सही था। एक बार ये मैंने पूरा हटा दिया, एक सिंगल स्ट्रिंग के अंदर पूरा आ गया। ठीक है, सर लास्ट में भी डॉट लगाते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो जरूरी नहीं है, वो बस मैंने कॉन्कैटिनेशन को चेक करने के लिए किया था कि वो दो स्ट्रिंग को तीन स्ट्रिंग को एक साथ शो कर पा रहा है कि नहीं करके। ठीक है, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ। अब देख सकते हैं आप लोग कि पूरा का पूरा कोड सेम रन हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो वेरिएबल को डायरेक्टली स्ट्रिंग के अंदर लिख सकते हैं जिससे कि वो स्ट्रिंग के साथ शो हो रहा है। ठीक है, दूसरा दूसरा आपको क्या करना है, इस स्ट्रिंग को यहीं पे ही कंप्लीट करके इसको कॉन्कैट करने के लिए डॉट यूज करेंगे एंड अपना वेरिएबल इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, सेव किया, चलते हैं ब्राउजर पे, रिफ्रेश किया तो ये भी सेम तरीके से शो हो रहा है। ठीक है, तो ये दो तरीके हो गए आपके वेरिएबल को शो करने के। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर ये तो हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल था। ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं दो इंटीजर वेरिएबल बनाने का। इसके लिए मैं आगे का प्रोग्राम लिखता हूँ। अच्छा, इसमें हम कोई भी टाइप का वेरिएबल बनाएं, हमको बस वेरिएबल बनाना है और उसमें जो वैल्यू पास करेंगे उसके बेसिस पे उसका डेटा टाइप बनता है। ठीक है, लाइक मैंने बनाया एक वेरिएबल x, इसमें डेटा पास किया 5, तो ये कौन से टाइप का डेटा टाइप बना, इंटीजर, राइट, दिस इज इंटीजर। इसी तरह से मैं एक दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ y,
इसमें डेटा पास किया डेसिमल वैल्यू, ठीक है। तो ये कौन से टाइप का डेटा बना, फ्लोट। ओके, तो डेटा टाइप को हम एक बार और देखते हैं। अभी के लिए हम इसको रखते हैं 5 और 5, ठीक है, ताकि हम इस इको के दो सिंटेक्स को समझ पाए। यहाँ पे मैंने इको लिखा। अब लिखता हूँ x+y, ठीक है। यहाँ पे मैं ये जो x है, अभी आप लोग देख सकते हैं मैं कौन सा सिंटेक्स यूज कर रहा हूँ। मैं कॉन्कैट कर रहा हूँ इस स्ट्रिंग को ये जो आगे के PHP वेरिएबल्स हैं उनके साथ, लेकिन इन दोनों को मैं पहले प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। सेम टाइम पे मैं दूसरा भी सिंटेक्स यूज करता हूँ, जहाँ पे मैं इस स्ट्रिंग को क्लोज नहीं करूंगा, ये इस तरह से शो होगा, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में क्लोज हो रहा है। ओके, तो अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या मिलेगा आप लोगों के हिसाब से, सोचो थोड़ा, रिफ्रेश करते हैं। ऑन लाइन नंबर 11 अभी कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आया, ये है एक स्ट्रिंग, इसके साथ कॉन्कैट किए हमने इसको। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट लाइन है उसमें हमको क्या मिल रहा है, x+y=10। ओके, लेकिन दूसरा जो हमने लिखा फिर से एक दूसरे सिंटेक्स के साथ, उसमें x+y=5+5। मतलब कि अब जब अपने वेरिएबल्स को स्ट्रिंग के अंदर ही लिखते हो तो वो एज ए स्ट्रिंग ही ट्रीट होता है, उसके अंदर ये जो प्लस या फिर कोई भी ऑपरेशन आप करना चाहते हो वो परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। इसलिए अगर आप कोई ऑपरेशन करना चाहते हो अपने वेरिएबल्स के साथ तो उसको इस तरह से कॉन्कैट करके बाहर में लिखेंगे। सबको क्लियर हुआ है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। यस यस, ओके, गुड। तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स बनाएंगे। अब हम आगे ट्यूटोरियल्स में बढ़ते हैं, वेरिएबल के स्कोप के बारे में एक बार, कि ये जो हम वेरिएबल बना रहे हैं वो कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स है उनके स्कोप तीन टाइप के होंगे, लोकल, ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। तो ग्लोबल एंड लोकल को समझते हैं सबसे पहले। अब जो नॉर्मली इस तरह से PHP के अंदर ही, मतलब कि सबसे बाहर किसी एक फंक्शन के अंदर नहीं होगा, आपका जो वेरिएबल है वो बाहर होगा, ठीक है। तो उसका जो स्कोप होगा वो पूरे प्रोग्राम के अंदर होगा, ठीक है। ये पूरा के पूरा PHP प्रोग्राम के अंदर होगा, तो इसका जो स्कोप है वो ग्लोबल कहलाएगा। लाइक इस प्रोग्राम से आप लोग समझ सकते हैं, ये जो x वेरिएबल है वो यहाँ भी यूज हो रहा है, यहाँ भी यूज हो रहा है, ठीक है। बस प्रॉब्लम क्या है, इसका जो स्कोप है वो ग्लोबली है, और यहाँ पे एक फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। तो ये वाला एरर क्यों दे रहा है, x की वजह से। क्यों, क्योंकि इसका जो स्कोप है वो ग्लोबली है, वो एज अ लोकल वेरिएबल यहाँ पे ट्रीट नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसी के साथ हम नीचे देखते हैं एक दूसरे एग्जांपल में, यहाँ पे क्या है, x एक लोकल वेरिएबल बना है यहाँ पे एक फंक्शन के अंदर, तो हम उसको फंक्शन के अंदर प्रिंट करा पा रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ उसी x को अगर हम बाहर यूज करना चाहे तो वो, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल नहीं है इसलिए बाहर यूज नहीं होगा और एरर थ्रो करेगा, लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो गया लोकल एंड ग्लोबल। तो अगर आपको लोकली कोई वेरिएबल बना रहे हैं और उसको ग्लोबली यूज करना है तो आप ग्लोबल कीवर्ड भी यूज कर सकते हो, उससे वो
यहाँ पे जो भी आप वेरिएबल बना रहे हो वो एज अ ग्लोबली ट्रीट होगा, और ये जो ग्लोबल वेरिएबल्स है उनको लेकर के आगे बढ़ेगा। ठीक है, जैसे कि ये वाला प्रोग्राम देखो, इस प्रोग्राम में क्या है, एक वेरिएबल बना 5 एंड दूसरा y जिसकी वैल्यू है 10। अब इन दोनों को माई टेस्ट फंक्शन के अंदर में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और y की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं फिर लास्ट में। तो अगर हम इसको ग्लोबल कीवर्ड यूज नहीं करें तो क्या होगा, एरर देगा, क्योंकि इसके पास कोई लोकल वेरिएबल तो डिफाइंड ही नहीं है, इन दोनों के पास कोई वैल्यू है नहीं, राइट। लेकिन अगर हम इसको ग्लोबल कीवर्ड देते हैं तो ये ग्लोबली जो भी वेरिएबल डिक्लेयर्ड है उनका यूज कर पाएगा। ओके, अब बात करते हैं स्टैटिक की। स्टैटिक कीवर्ड जो होता है उसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम के लिए सेम ही होती है, राइट। और जब ये प्रोग्राम रन हुआ, ठीक है, तो चाहे ये फर्स्ट में रन हो, मतलब कि ये इनिशियलाइज तो हो रहा है एज अ 0, लेकिन क्योंकि स्टैटिक जो वेरिएबल होते हैं वो प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज हो जाते हैं, उसके बाद फिर वो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज हो सकते हैं, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वो दोबारा कभी भी इनिशियलाइज नहीं होते हैं, ठीक है। तो जब ये फंक्शन फर्स्ट टाइम रन होगा तभी बस इसका इनिशियलाइजेशन होगा, इसके बाद फिर दोबारा नहीं होगा। दोबारा कॉल हुआ तो इसकी वैल्यू देखो 1 हो गई, ये वाला लाइन चला ही नहीं दोबारा। इसी तरह से तीसरी बार कॉल हुई, तीसरी बार इसकी वैल्यू 2 हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो इनिशियलाइजेशन है ये बार बार एग्जीक्यूट नहीं होगा स्टैटिक वेरिएबल के लिए, उसकी जो वैल्यू है वो पूरे प्रोग्राम में ग्लोबली सेम ही होती है। ओके, तो आप लोगों को ये तीनों चीजें समझ में आए, एक वेरिएबल के स्कोप के बारे में, लोकल, ग्लोबल एंड स्टैटिक। गिव मी अ यस। जिसको भी डाउट है अपना डाउट लिखिए चैट पे। ओके, आई थिंक किसी को भी कोई भी डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, एको वर्सेस प्रिंट। ये जो दो मेथड है ये दोनों ही प्रिंटिंग के लिए ही यूज होते हैं, एज अ आउटपुट देने के लिए, ठीक है। लेकिन दोनों में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। echo has no return value while print has a return value like 1, ठीक है। इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं echo के पास हम मल्टीपल पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। इसको यहाँ से समझ सकते हैं आप लोग, echo में क्या क्या कर रहे हैं। इस तरह से हम नॉर्मली किसी टेक्स्ट को प्रिंट करेंगे, स्ट्रिंग को प्रिंट किए, इसी तरह से अगर हम बहुत सारे स्ट्रिंग को एक साथ कॉन्कैट करके दिखाना चाहते हैं तो इस तरह कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग्स भी पास कर सकते हैं, वो एक साथ कॉन्कैट होकर के शो होने लगेंगे। जबकि प्रिंट जो है उसमें सिर्फ एक ही पैरामीटर पास होता है, मल्टीपल नहीं। ओके, तो कॉन्कैट करने के लिए हमको वो वाला डॉट वाला सिंटेक्स यूज करना पड़ेगा। तो ये है प्रिंट के लिए। ओके, बट ये प्रिंट के लिए आप लोग इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे कॉन्कैट करके यूज किया गया है। लेकिन सेम इको में अगर हमको वही चीज करनी है तो हम कैसे यूज कर सकते हैं, इको में हम यूज कर सकते हैं इस तरह के पैरामीटर्स, मल्टीपल पैरामीटर्स। ओके, तो आप लोग दोनों तरीके से यूज कर सकते हो, विद पैरेंथेसिस और विदाउट पैरेंथेसिस, एको एंड प्रिंट दोनों को ही। ओके, स्टैटिक वंस मोर बोल रहे हैं सुरेंद्र, ठीक है। स्टैटिक को आप इस तरह से समझिए कि स्टैटिक कीवर्ड बस
ऐसे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए यूज होते हैं जिनको हम सिर्फ पूरे पूरे प्रोग्राम में एक ही बार इनिशियलाइज करना चाहते हैं और उसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में सिमिलर ही होगी, हम चाहे ग्लोबली एक्सेस करें या फिर लोकली एक्सेस करें उसको। ओके, तो इसलिए जैसे कि आप ये प्रोग्राम देख पा रहे हो, एक फंक्शन बना है। इस फंक्शन के अंदर में x जो है वो 0 से इनिशियलाइज हो रहा है, लेकिन ये फिर एक एक इंक्रीमेंट होते जा रहा है और उसके पहले प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है उसको 3 बार कॉल किया गया। फर्स्ट टाइम में इसकी वैल्यू थी 0, फिर 1, फिर 2। ऐसा क्यों हुआ? ये जो इनिशियलाइजेशन है वो बार बार कॉल नहीं होता है, किसके लिए? स्टैटिक के लिए। जैसे ही मैं इस स्टैटिक कीवर्ड को हटाता हूं, फिर तीनों ही वैल्यू 0 होंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हर बार ये इस फंक्शन में x की वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है। तो डिफरेंस यही मान लीजिए कि स्टैटिक जो होते हैं वो सिर्फ एक ही बार इनिशियलाइज होते हैं, फिर पूरे प्रोग्राम में उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ती है या फिर दूसरी वैल्यू असाइन होती है, ना कि इनिशियलाइज होगा वो। ओके, जिनका भी डाउट था स्टैटिक से रिलेटेड उनको समझ में आया ये जो डिफरेंस है नॉर्मल वेरिएबल एंड स्टैटिक में? यस, ओके, गुड सुरेंद्र। अब हम बात कर रहे थे इको एंड प्रिंट के बारे में, तो आप लोग इसका भी डिफरेंस समझ गए होंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। तो पीएचपी जो है वो इतने टाइप के डेटा टाइप सपोर्ट करता है: स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, नल वैल्यूज एंड रिसोर्स। ठीक है, वो बस डिपेंड करता है कि आप उसको वैल्यू क्या असाइन कर रहे हो, और आगे उसका जो वेरिएबल है वो एज उसी टाइप के डेटा टाइप का ट्रीट होने लगता है। और अगर आपको किसी भी डेटा टाइप का किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप जानना होगा तो आप ये फंक्शन यूज कर सकते हो, वेर डम्प, जिसके थ्रू आपका उस वेरिएबल का डेटा टाइप पता चलेगा। लाइक दिस, ये एक वेरिएबल है जिसको असाइन हुआ है वैल्यू 5985। ठीक है, तो इसका जो डेटा टाइप है वो क्या होगा? इंटीजर, राइट? तो वेर डम्प हमको उसकी वैल्यू के साथ साथ जो भी डेटा टाइप है वो प्रिंट करता है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि ये कौन सा डेटा टाइप का वेरिएबल है। इसी तरह से अगर हम पॉइंट में वैल्यू देते हैं तो ये एज अ फ्लोट ट्रीट होगा। इसमें आप लोग देख सकते हैं वेरिएबल बना, उसको डेसिमल वैल्यू दिया गया है, जिसकी वजह से इसकी जो डेटा टाइप है वो एज अ फ्लोट असाइन हुआ। ओके, बुलियन वैल्यूज लाइक दिस। तो इस तरह से आप लोग डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स को एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ पे। अब बात करते हैं स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग के कुछ बेसिक फंक्शंस है जिसको आप यूज करके स्ट्रिंग को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, लाइक strlen। ये आपके स्ट्रिंग के लेंथ को रिटर्न करता है। लाइक आपने कोई भी स्ट्रिंग लिखा, हेलो वर्ल्ड, उसको पास कर दिया अपने इस फंक्शन को। ठीक है, strlen, तो ये उसका लेंथ हमको रिटर्न करेगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसको वैल्यू देता हूँ माय नेम इज प्रदीप। ठीक है, इस वेरिएबल को अब मैं उसी फंक्शन के अंदर में पास करूंगा, इसकी जगह पे रन किया। अब इसका पूरा लेंथ ये दे रहा है इस वेरिएबल के अंदर जो भी स्ट्रिंग है उसका, राइट? अब अगर मैं इसी वेरिएबल का जो टाइप है उसको मैं चेंज करता हूँ और दे देता हूँ 5। ओके, फिर से रन किया मैंने। ओके, तो इस तरह से वो एज अ स्ट्रिंग अलग अलग वैल्यू देगा लेंथ के, लाइक दिस। ठीक है, तो हम चाहे यहाँ पे इंटीजर दे, फ्लोट दे, वो एज अ स्ट्रिंग ही ट्रीट होगा जब हम इस फंक्शन के अंदर में पास करते हैं और उसका लेंथ हमको मिलता है।
इसी तरह से और भी फंक्शंस है लाइक वर्ड काउंट। आप अपने जो भी स्ट्रिंग है उसके पूरे वर्ड को काउंट कर सकते हैं। strrev ये है रिवर्स करने के लिए, आपके पूरे स्ट्रिंग को रिवर्स में प्रिंट करेगा। इस तरह से आउटपुट क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, हेलो वर्ल्ड का। फिर बात करते हैं strpos। ये क्या करता है, सर्च फॉर अ टेक्स्ट विद इन अ स्ट्रिंग। इस तरह से हम इसमें दो पैरामीटर पास करेंगे और ये इंडेक्स देता है उस टेक्स्ट का जो कि इस स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करेगा। लाइक वर्ड के लिए 6 दिया, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो ये 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। अगर मैं इसको h देता हूं तो कितना देगा, 0। वैल्यू, ओके, लीव इट। तो ये जो इंडेक्स है वो उसी के बेसिस पे प्रिंट होगा। लाइक मैं ट्राई करते हैं पूरा हेलो देने का। ओके, अभी 0 इंडेक्स दिया। अच्छा, वो केस सेंसिटिव था क्या, अभी कैपिटल किया। हाँ, वो जो था वो मैंने केस सेंसिटिव में स्मॉल दे दिया था, राइट। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी स्ट्रिंग को, टेक्स्ट को सर्च कर सकते हैं विद इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। उसके बाद फिर अगर हमको किसी टेक्स्ट को रिप्लेस करना है सर्च करने के बाद, तो हम इसका यूज कर सकते हैं str रिप्लेस, जिसकी मदद से हम किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करेंगे। लाइक इसमें क्या रिप्लेस हो रहा है, देखो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है लेकिन वर्ड को रिप्लेस कर दिया जा रहा है टॉली से। तो इसी तरह से अगर मैं हेलो को रिप्लेस करना चाहता हूँ, सॉरी, तो डॉली वर्ड। ठीक है, तो इस तरह से आप रिप्लेस वाला भी यूज कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से आपके पास नंबर्स के लिए कुछ होंगे, मैथमेटिक्स के लिए कुछ फंक्शंस है जिनका यूज करके मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीजें आप लोगों को प्रैक्टिस करते जाना है। कांस्टेंट, ठीक है। अगर ऑपरेटर्स की बात करें तो, अच्छा, आप लोगों में से कोई भी ऐसा है जिनको एक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आता है अभी तक? अगर आता है तो आप लोग ऑपरेटर समझते होंगे, राइट। ऑपरेटर्स में हमारे पास कौन कौन से टाइप्स होते हैं, अरिथमेटिक, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, इंक्रीमेंट, लॉजिकल, स्ट्रिंग, एरे। ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं वो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। तो आप लोग इजीली इन सभी ऑपरेटर्स को समझ सकते हो इस तरह से। बस आप लोगों को एक्सप्लोर करते जाना है कि इसके अंदर हम पीएचपी के अंदर इनको कैसे यूज कर सकते हैं। उसी तरह से इफ एल्स, एल्स इफ स्टेटमेंट, ये भी हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, तो आप यहाँ से भी इजीली समझ सकते हो। बस आपको सिंटैक्स देख लेना है एक बार यहाँ पे। लाइक ये है इफ, एक वेरिएबल बना टी करके, इसमें डेट फंक्शन यूज हो करके एच असाइन हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर में चेक कर रहा है कि ये जो टी है वो लेस देन 20 है क्या, अगर है तो फिर हैव अ गुड डे प्रिंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। इसी तरह से जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसमें स्विच भी आता है। स्विच के अंदर आप मल्टीपल केसेस लिख सकते हैं, तो पीएचपी भी ये प्रॉपर सपोर्ट करता है। सेम लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की केस देंगे आप, उसके अंदर में ब्रेक देंगे, उसी तरह से डिफरेंट केस देते हुए लास्ट में देंगे डिफॉल्ट, और उसमें डिफॉल्ट वाली वैल्यू देंगे। ठीक है, तो
आई होप कि आप सभी लोगों को ये बेसिक चीजें क्लियर है। कोई भी ऐसा है जिनको ये चीजें क्लियर नहीं है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। एनीवन? क्लियर है? ओके। ओके गुड। तो इसी तरह से आप लोगों को आगे प्रैक्टिस करते जाना है। लूप्स भी यहाँ पे सिमिलर ही है, जैसे आप डिफरेंट while डू while फॉर लूप फॉर ईच यूज करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ भी सेम है। ठीक है, इसका प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। फंक्शंस, आप यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शंस लिख सकते हैं या फिर पीएचपी के अंदर जो बिल्ट इन फंक्शंस है उनका यूज कर सकते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस हमने अभी अभी देखा है स्ट्रिंग के लिए कौन कौन से थे करके, ऐसे ही मैथमेटिक्स के लिए या फिर डेट्स के लिए अलग अलग फंक्शनैलिटी के हिसाब से हमको बिल्ट इन फंक्शंस मिल जाते हैं। लेकिन कोडिंग में हम बहुत सारे खुद के फंक्शन लिखते हैं तो उसका जो सिंटैक्स है वो इस तरह से होता है। हम पीएचपी के अंदर फंक्शन कीवर्ड का यूज करेंगे एक फंक्शन क्रिएट करने के लिए और उस फंक्शन को नेम देते हैं। ठीक है, इसके अंदर में हम अपना पूरा पीएचपी का कोड लिखेंगे और फिर उस फंक्शन के कॉलिंग के लिए इस तरह से कॉल करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिखता हूँ सबसे पहले, फंक्शन टेस्ट। ओके, ये बना एक फंक्शन मेरा। इसके अंदर में मैं प्रिंट करना चाहता हूँ दिस इज टेस्टिंग। ओके, अब इस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा ठीक इसके नीचे, टेस्ट ये। ओके, रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारा फंक्शन वर्क कर रहा है। अब मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जो भी डेटा हम प्रिंट करते हैं इको की मदद से या फिर प्रिंट की मदद से, उनको अगर हमको प्रॉपर HTML फॉर्मेट में रखना है तो हम यहाँ पे HTML टैग्स यूज कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ h2, जिससे कि ये का एज अ हेडर शो होगा। ठीक है, रिफ्रेश किया तो ये एज अ हेडर शो होने लगा। ओके, तो इससे आप अपने PHP के कोड के थ्रू जो भी आउटपुट मिल रहा है उसको एक अच्छा स्ट्रक्चर अच्छा डिजाइन दे सकते हो। अब आप चाहो तो अगर CSS यूज करना चाहते हो तो CSS इनलाइन CSS लगा सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे एक क्लास असाइन कर दो और उसी क्लास में कहीं और CSS अप्लाई कर दो, या फिर बूटस्ट्रैप क्लास भी यूज कर सकते हो। तो जैसा भी आप चाहो एज ए HTML आप इसको एक अच्छा डिजाइन दे सकते हैं। स्टाइल कलर रेड। ओके, लेट्स सी। अरे अच्छा, यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग क्लोज हो चुका है तो हम इसको सिंगल कोट वाला सिंटेक्स फॉलो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डबल कोट में ओपन हुआ तो यहाँ पे सिंगल कोट वाला यूज करके हम इसको डिफाइन कर दिए। सेव किए, रिफ्रेश। इस तरह से आप अपने कस्टम CSS को यूज कर सकते हैं जिससे कि PHP का कोड प्रॉपर शो होने लगेगा। तो अब बात करते हैं होमवर्क की। आपको करना क्या है, ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट करते जाने हैं फॉर्म वैलिडेशन तक। ओके, अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों को बता देता हूँ, एरे वाला चैप्टर प्रॉपर कंप्लीट करना है। एरे क्या होता है, मल्टीपल वेरिएबल्स को एक साथ रखता है, राइट, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। तो यहाँ पे जैसे कि स्ट्रिंग डेटा 3 रखे हुए हैं एक साथ, इनको हम इंडेक्स के थ्रू यूज कर सकते हैं लाइक दिस। कार्स एक एरे है तो कार का 0th इंडेक्स पे क्या है, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, सेकंड इंडेक्स पे क्या है, तो इस तरह से ये तीनों वैल्यू शो होंगे, राइट। तो ये जो इंडेक्स एरे की है, इंडेक्स एंड एसोसिएटिव, मल्टी डायमेंशनल एंड सॉर्टिंग, ये चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है, सारी की सारी चीजें।
ओके, उसके बाद फिर अब बात करते हैं फॉर्म्स की। अगर आप एरे कंप्लीट कर लेंगे फिर हम एडवांस वाली चीजें अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे, जिसमें क्या आता है आपका डेटा, डेटाबेस से रिट्रीव करना फाइल्स, डेटा कोई भी, या फिर जेसन वैल्यू। ओके, ये हम कर सकते हैं फाइल हैंडलिंग के अंदर। कि सपोज हम एक फाइल क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें हम कुछ डेटा रखते हैं जेसन वैल्यू में, तो उसको कैसे फैच करेंगे, तो वो प्रॉपर फैच होगा एरे की मदद से। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। उसके बाद फिर आपको इस चीज पे भी अच्छा फोकस करना है, वो ये है कि फॉर्म्स। ठीक है, हम जैसे HTML में एक नॉर्मल फॉर्म बनाते हैं इस तरह से, तो इस फॉर्म के सबमिशन पे एक एक्शन परफॉर्म करना है हमको, वो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक दूसरा फाइल होगा वेलकम डॉट php, जिसपे हमको रिडायरेक्ट करना है जैसे ही ये सबमिट होता है तो। ठीक है, सेम कोड हम एक बार चेक करते हैं हमारे इस कोड के अंदर। ओके, सेव किए, यहाँ पे आकर के रन करते हैं, तो फॉर्म तो शो हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे एरर मिल रहा है कि हमारे पास कोई भी ऐसा वेलकम डॉट php फाइल नहीं है। राइट, तो मैं एक सेम नेम का फाइल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। ये मैं बना रहा हूँ वेलकम डॉट php, इसके अंदर मैं लिखता हूँ php कोड। ओके, लाइक हम डायरेक्ट php कीवर्ड यूज करते हैं। echo this is वेलकम पेज। ओके, सेव किए, अब फिर से चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट में। ये आ गए प्रोजेक्ट के इंडेक्स डॉट एच पे। यहाँ पे मैं कोई भी डेटा डालूंगा, अभी तो यहाँ पे कोई वैलिडेशन नहीं है। ठीक है, तो कुछ भी डाल सकते हैं। फिर सबमिट किया मैंने, सबमिट करने के बाद हमारा वेलकम डॉट php पेज रन होगा। ओके, अब अगर हमको इसी फॉर्म में वैलिडेशन देना है लाइक दिस, लास्ट में चलते हैं इसके, इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल फॉर्म बना हुआ है। इस फॉर्म के हर एक इनपुट एलिमेंट के बाद क्या है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो एक्शन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक फंक्शन को रन कर रहा है। राइट, वो फंक्शन कहाँ पे है, ये वाला। अब मैं पूरा डेटा डालता हूँ यहाँ पे विदाउट एनी वैलिडेशन, कोई वैलिडेशन नहीं है, ये एज्यूम करके सबमिट करते हैं। ओके, तो जो भी मैंने वैल्यू पुट किया है यहाँ पे, वो सबमिट के क्लिक पे शो हो रहा है नीचे, ये पूरा का पूरा। वो कैसे शो हो रहा है, इसकी मदद से, ये जो PHP कोड लिखा हुआ है यहाँ पे नेम, ईमेल, वेबसाइट, कमेंट, जेंडर, ये सारे वेरिएबल्स इको हो रहे हैं। राइट, जिससे कि ये प्रिंट हो रहा है, और वो प्रिंट हो रहा है टेस्ट डॉट इनपुट की मदद से। ओके, नहीं नहीं, ये जो फंक्शन है उसकी मदद से। यहाँ पे जो आपके इनपुट एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे इनपुट की वैल्यू आपको मिल रही है, और वो असाइन हो रहा है आपके वेरिएबल्स में। ओके, तो मैं चाहता हूँ आप लोग ये जो वैलिडेशन है, रिक्वायर्ड वैलिडेशन, इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करो यहाँ पे। इसके थ्रू क्या मिलेगा आपको, जैसे ही आप बिना किसी वैल्यू के सबमिट करते हो तो इस तरह से मैसेज प्रिंट होगा। वो किसकी मदद से हो रहा है, PHP की मदद से। उसके लिए हर एक इनपुट एलिमेंट, ये जो इनपुट एलिमेंट है उसके बाद एक स्पैन टैग लगा हुआ है, और उस स्पैन टैग के अंदर ये एक इको
PHP कोड लिखा हुआ है जो कि प्रिंट कर रहा है आपका नेम एरर नाम का वेरिएबल। और ये जो नेम एरर नाम का वेरिएबल है उसको कब वैल्यू मिलती है, जब आपका ये जो नेम वाला इनपुट एलिमेंट है वो एम्प्टी होगा। ठीक है, एम्प्टी है मतलब कि हमको ये वैल्यू चाहिए, इज इट रिक्वायर्ड, देन नेम एरर यहाँ पे हमने असाइन कर दिया, नेम इज रिक्वायर्ड फील्ड, तो ये मैसेज शो होने लगा। अगर मैं ये सारे वैल्यूज यहाँ पे फिल करता हूँ, ओके, अब सबमिट किया, तो फिर प्रॉपर सबमिट होकर के ये यहाँ पे नीचे में प्रिंट होने लगा। वो किसकी मदद से हो रहा है, ये जो लास्ट में प्रॉपर सबमिशन है उसकी मदद से, राइट। डेटा ये रहा, PHP कोड प्रिंटिंग। ओके, तो इतनी सारी चीजें जब आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद फिर हम सीखेंगे फाइल हैंडलिंग एंड डेटाबेस से कनेक्शन, जिससे कि हम डेटा प्रॉपर सेव करके रिट्रीव कर सकें। और वो आपका डेटाबेस होगा, वो होगा PHP के अंदर, सॉरी MySQL के अंदर यहाँ पे। ओके ओके, तो यहाँ तक अभी किसी को कोई डाउट, एनीवन? एवरीवन टाइप नो डाउट्स, अगर कोई भी डाउट नहीं है तो। ओके, किसी को कोई भी डाउट नहीं है? गुड, तो कीप प्रैक्टिसिंग, आप इसी तरह से आगे की PHP की चीजें प्रैक्टिस करो, ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट करो एडवांस से पहले तक के। ठीक है, ये एक दिन का आप लोगों का होमवर्क है। इतनी चीजें प्रैक्टिस करने के बाद हम आगे कल एडवांस लेवल पे जाएंगे। ओके, थैंक्स एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय बाय।